नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल HN हिंदी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का UGC नेट यूनिट 5। यूनिट 5 है हिंदी काव्य का टेक्स्ट। तो हिंदी काव्य के टेक्स्ट में आज मैं हर टेक्स्ट पे आपको कुछ फंडामेंटल डिटेल्स उनके और कुछ समरी बताऊंगी, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि टेक्स्ट को कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे आप इस टेक्स्ट के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है रेवा तट। ठीक है, रेवा तट ये पृथ्वीराज रासो का ही एक पार्ट है, पृथ्वीराज रासो का, जिसके लेखक हैं चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखी गई आदिकाल की एक रचना है। हिंदी साहित्य में हम इसको आदिकाल में रखते हैं। पृथ्वीराज रासो में टोटल 69 समय है, 69 समय। इसको समय में विभाजित किया गया है, इसके खंड को समय नाम दिया गया है। तो टोटल 69 समय है, जिसमें रेवा तट 27वां भाग है इसका। रेवा तट कौन सा है? 27वां। अब रेवा तट में क्या है, पहले तो जान लें इसकी भाषा क्या है। इसकी भाषा डिंगल भाषा भी देता है, डिंगल भाषा, चूंकि पूरा का पूरा पृथ्वीराज रासो इसी डिंगल भाषा अपभ्रंश देश भाषा मिश्रित में लिखा गया है, और इसी का ही एक पार्ट है। 27वां भाग है रेवा तट। रेवा तट की कहानी क्या है? रेवा तट का में पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज एक बार आखेट के लिए, शिकार के लिए रेवा तट पर जाते हैं, जहाँ पर उनके दुश्मन को पता चलता है कि वह रेवा तट पे आखेट मतलब शिकार के लिए गए हैं, अपने हाथियों का शिकार के लिए वो वहाँ जाते हैं। और उसी समय शहाबुद्दीन गौरी को पता चलता है, शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का बादशाह है, उसको जब पता चलता है कि पृथ्वीराज यहाँ पर शिकार के लिए आए हैं, तो गौरी को लगता है कि ये बहुत अच्छा वक्त है जब वह पृथ्वीराज को मार सकते हैं या उनको छल से हरा सकते हैं। तो वो वहाँ पर आता है और यहीं पर शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज में युद्ध होता है। युद्ध के उपरांत शहाबुद्दीन गौरी कुछ जो वो बंदी बना करके लाए जाते हैं, और पृथ्वीराज के सैनिकों द्वारा, उनके आदमियों द्वारा शहाबुद्दीन गौरी बंदी बना ले जाता है। चूंकि ये सारा जो कांड है ना, ये सारी घटना है, ये रेवा तट पे हुई है। रेवा मतलब नर्मदा का तट। ठीक है, नर्मदा के तट पर हुआ है, इस वजह से इसका नाम रेवा तट दिया गया। हालांकि कुछ विद्वान इस रेवा तट, इस नामकरण को भी बहुत संगत नहीं मानते हैं, लेकिन जो कहानी है उसके हिसाब से, जो स्टोरी चंद बरदाई ने लिखी है उसके हिसाब से ये रेवा तट की कहानी है। इसके आपको फैक्ट पूछता है, कुछ फैक्ट भी इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, और इसकी कुछ पंक्तियाँ जो एज डिटेल इसमें दी गई हैं तो वो भी इसमें पूछता है। आपको समग्र रूप से तैयार करते चलना है टेक्स्ट। यदि आप पढ़ चुके हैं अब तक तो मच बेटर है, यदि नहीं पढ़े हैं तो केवल आप PYQ में देखिए कि कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो टेक्स्ट आप में दिया हुआ है वो है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के बड़े विद्वान। आदिकाल में ही वो खड़ी बोली की रचना करना स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली में उन्होंने काफ़ी रचना की है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ 1253 ईस्वी में। अमीर खुसरो, इनका जन्म होता है 1253 ईस्वी में। ठीक है, ये हमेशा दिल्ली के सुल्तानों के बहुत करीब रहे हैं। अपनी विद्या से, अपनी कला से, अपने काव्य से ये दिल्ली के सुल्तान चेंज होते गए, लेकिन अमीर खुसरो हमेशा अपनी जगह बना करके वहाँ पे रहे। अमीर खुसरो का बचपन का नाम अबुल हसन है, इसलिए कहीं कहीं ये नाम भी देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं देना है। इस नाम से भी ये बचपन में जानते रहे हैं, बाद में जाकर के इन्होंने अमीर खुसरो का नाम इसमें इनका पड़ गया। ठीक है, खड़ी बोली का रचना, खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं, या खड़ी बोली की रचना इन्होंने अपनी रचनाओं में की है। आपके सिलेबस में इनकी मुकरियाँ और पहेलियाँ हैं। ठीक है, तो पहेलियाँ
पहेलियाँ में सिंपल, जैसे आप जानते हैं इनके बहुत सारे कुछ चुनिंदा पहेलियाँ हैं जो ज़्यादा फेमस है, वो आपको पूछा जा सकता है। और इसके वाला मुकरिया एक इन्होंने एक नई कला का, एक नई कह सकते हैं विधा का एक आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने बहुत सारे नए आविष्कार किए, ठीक है। उसमें इनका एक मुकरिया भी एक है, जिसमें होता है किसी चीज़ को कहकर वापस से फिर से मुकर जाना, बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से कह करके अपनी बात फिर उससे मुकर जाना। इसको काव्यात्मक भाषा में इन्होंने बहुत प्रयोग किया है, ठीक है। भाषा ये नॉर्मली उसकी खड़ी बोली ही प्रयोग करते थे, मिश्रित खड़ी बोली है। और जो उक्ति वैचित्र्य बहुत ज़्यादा इनके में होता था। ये कलात्मकता के लिए इन्होंने उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग बहुत किया है अपनी रचनाओं में। चूँकि टेक्स्ट इनके कुछ फैक्ट हैं वो ज़्यादा पूछता है और पंक्तियाँ अमूमन कम ही पूछता है, लेकिन चूँकि टेक्स्ट के रूप में आपको अलग से दे दिया है तो आप इनके कुछ फैक्ट और कुछ पंक्तियाँ दोनों पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनकी सामान्य गज़ल भी है और दो सुखने मिलेंगे, खालिक बारी इनकी फेमस है, उससे भी कुछ पूछ सकता है। लेकिन आपके चूँकि आपके सिलेबस में केवल पहेली और मुकरियाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसके रेफरेंस में अगर देखेंगे तो वही पूछ सकता है। हालांकि टेक्स्ट दे दिया है, एक लिमिटेड कर दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में ये इससे बाहर भी पूछने को स्वतंत्र है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो आपके एक अलग से टॉपिक बनते हैं। तो एक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब आप इसको ज़्यादा फोकस करोगे, जब आप पढ़ रहे हो, इनफैक्ट जितने भी टेक्स्ट, जितने भी यूनिट अब आगे दिए हुए हैं, चाहे यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10, उन यूनिट का स्पेशलाइज करने का थोड़ा सा ये ज़्यादा असर पड़ता है कि आप क्या करोगे, जब उस यूनिट को पढ़ते हुए उन लेखकों पर ज़्यादा ध्यान दोगे। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आप उपन्यास पढ़ रहे हो तो उपन्यास में जिन लेखकों को आपके सिलेबस में दिया गया है उन लेखकों पे ज़्यादा ध्यान दोगे। केवल वही रचना नहीं जो आपके सिलेबस में दी है, उसके अलावा भी उनकी रचनाओं पे थोड़ा इर्द गिर्द देखते चलना, उससे प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो अगला जो इसी में आते हैं वो हैं आपके विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं ये भी। विद्यापति की पदावली है आपके सिलेबस में, ठीक। विद्यापति की पदावली वो भी केवल नरेंद्र झा द्वारा संपादित पदावली है। उसकी कुछ 1 से लेकर 25 तक की पंक्तियां हैं, जो दोहे हैं वो बस उतने दिए हैं, नरेंद्र झा संपादित किए हैं और वही बस उसी को आपके सिलेबस में माना गया है। हालांकि विद्यापति की पदावली के अलावा इनकी अन्य रचना कीर्ति पताका और कीर्ति लता भी फेमस है, लेकिन पंक्तियां ज़्यादातर इसी पदावली की मिलती है। पदावली की भाषा भी मैथिली मिश्रित भाषा का प्रयोग इसमें करते हैं। जो विषय वस्तु है इसका वो ज़्यादातर श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। श्री कृष्ण की भक्ति, उसमें कुछ श्रृंगारिक पद भी हैं, भक्ति के पद भी हैं, नीति के पद भी हैं, वो आप विद्यापति प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देता है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। इनके पद जो हैं हालांकि वो श्री कृष्ण को की भक्ति में लिखे गए हैं, लेकिन उसमें श्रृंगारिकता भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक पढ़ने वालों को कभी कभी संशय में डाल सकती है कि विद्यापति स्वयं श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं। इनफैक्ट इनके श्रृंगारिक पदों को देखते हुए निराला ने इनके पदावली के ही पदों को बोला है नागिन की लहर। वो कहते हैं इनकी पद ऐसे हैं जैसे कि नागिन की लहर है। किसने कहा है? निराला ने कहा है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनके पदावलियों को देख करके उसे नागिन की लहर की भी संज्ञा दी है। विद्यापति को कह सकते हैं कि कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक कवि भी हैं, क्योंकि हिंदी में कृष्ण के गीति परंपरा को पहली बार इतने विस्तृत अर्थ पर विद्यापति अपने पदों में लेकर के आते हैं, ठीक है। तो जो इनकी पदावली के केवल 1 से लेकर के 25 तक ही आप इसमें पद दिया हुआ है। इसके टेक्स्ट के सेम वही पंक्ति भी पूछ सकता है और इनके अन्य रचना, हालांकि कुछ जो रचना है वो कीर्ति लता और कीर्ति पताका से भी उसमें से कुछ फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो रचना बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, इसलिए उसमें से फैक्ट पूछ सकता है। पदावली जो कि नरेंद्र झा द्वारा संपादित ही है, इसलिए अगर आपको स्पेशली नरेंद्र झा द्वारा संपादित पदावली मिलती है तो आप उसको एक बार शॉर्ट में देख लेना, ठीक है, क्योंकि 25 पद हैं, उसको आप देख सकते हो, अभी भी टाइम है, ठीक। अगले जो आप कवि आते हैं वो हैं भक्ति काल के कवि कबीर। देखिए हम इन सब पर एक इंट्रो और समरी टाइप की बात करते हुए जा रहे हैं। डिटेल्स पूरे एक एक टेक्स्ट का पढ़ाने का टाइम इस समय अभी नहीं है।
हम हर इस चीज़ पे एक समरी कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी कवि पर के टेक्स्ट पर स्पेशली कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, उसका टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, उसकी व्याख्या नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप मुझसे डायरेक्ट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले जो है वो है कबीर। कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के, संत शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, कबीर, आप सब कबीर से परिचित होंगे। कबीर की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इनका संपादन किया है, कबीर ग्रंथावली, ठीक है, हजारी प्रसाद ने जो संपादन किया है उसमें के जो पद हैं वो आपके सिलेबस में हैं। पद संख्या 160 से लेकर के 209 तक जो आपके सिलेबस में दिया है, 160 से 209 तक के पद आपको पढ़ने हैं, जो जिसकी व्याख्या करने हो सकती है, दे सकता है, या उसको पढ़ने के लिए दे सकता है। कबीर चूँकि उनके जो पद हैं उसका विषय वस्तु भी कुछ भक्ति है, नीति है और समाज सुधार के पद ज़्यादा हैं। इसकी जो विषय वस्तु है, वस्तु वो भी भक्ति, नीति और समाज सुधार के पद ये ज़्यादा लिखते हैं, और उसकी संख्या आपके इसमें भी मिलेगी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मुख्य आलोचक वस्तु भी कबीर हैं। कबीर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग से आलोचना भी की है और कबीर पे इन्होंने पुस्तक भी लिखा है। ठीक है, ये इन्होंने माना कि कबीर का पूरा जन्म ही जो है वो क्रांतिकारी है और काफ़ी प्रगतिशील है। इनफैक्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी बोला। ये प्रश्न पूछता भी रहा है अभी तक। वाणी का डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जो कैसे भी चलकर, कैसे भी अवस्था में अपनी कविता से अपनी बात कहवा लेता है, वो किसने कहा है? HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही ये माना है। ठीक है, कबीर के आप से परिचित होंगे। इन्होंने की जो रचना है वो 3 भाग में इन्होंने की है, साखी, शबद, रामायणी। ठीक है, इन तीनों में इन्होंने इनकी रचनाओं को जो इन 3 भागों में बांटा जाता है। कबीर के जो भाषा है उस पर भी बात होती है, तो इनकी भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी देता है। क्योंकि घुमक्कड़ थे, इधर उधर के जिस जगहों को इन्होंने देखा, जाना, समझा, और सब जगह की जो अच्छी बातें थी, जो बोलियां भी थी, उसको इन्होंने आत्मसात किया है। तो सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, क्या है? सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, वो इस कबीर की भाषा को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगले जो कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आपने अभी निर्गुण शाखा के संत संप्रदाय के कवि को पढ़ा। जायसी निर्गुण शाखा के ही सूफी संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और आपके सिलेबस में रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो संपादित है, रामचंद्र शुक्ल, उसको मैं शॉर्ट में RCS लिख रही हूँ। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो संपादित है जायसी ग्रंथावली, उसमें से जो पद्मावत है, पद्मावत रचना आपने जो पढ़ी होगी, सुनी होगी, आपके MA के सिलेबस में भी है। उसमें से आपको केवल नागमती का वियोग वर्णन आपके सिलेबस में दिया है। ठीक है, नागमती का वियोग वर्णन। पूरी की पूरी पद्मावत की बात करें तो पद्मावत जायसी की रचना है। जो पद्मावत बहुत प्रसिद्ध रचना है, आप इसके बारे में ऑलरेडी परिचित होंगे। पद्मावत जो है वो खंडों में विभाजित है। ठीक है, खंड में कितने खंड है? इसमें टोटल 57 खंड, 57 खंड है, और नागमती वियोग वर्णन इस आपका 30वां खंड है। ठीक है, इस 57 में से नागमती वियोग वर्णन जो है वो आपका 30वां खंड है। भाषा की बात करें तो भाषा ये परिनिष्ठित अवधि का ज़्यादा प्रयोग करते थे। जायसी, जायस के पास, रायबरेली के पास इनका जन्म हुआ, वहीं के रहने वाले थे। इनकी जो भाषा है वो मूलतः भी अवधी है, और अवधी भाषा का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, सूफी थे, सूफी कवि थे।
सूफी कवि इन्होंने अपनी रचनाओं का आधार भारतीय प्रेमाख्यानक परंपरा को ही लिया था। इसी प्रकार इन्होंने पद्मावत में जो कथा ली है वो भी भारतीय काव्य परंपरा या भारतीय मैथोलॉजिकल से उठा करके ली है, जिसमें राजा रतन सेन और पद्मावती और नागमती ये 3 केंद्र में हैं, जिसमें राजा रतन सेन जो हैं उनकी पत्नी है नागमती और पद्मावती जिसके पीछे राजा रतन सेन भाग कर जाते हैं, उनको खोजने जाते हैं और उनसे बाद में विवाह करके आते हैं। ठीक है, तो पद्मावती के लिए जाते हैं और नागमती उस समय जितने समय वो अपना राजपाट छोड़ करके पद्मावती के पास जाते हैं और पद्मावती को लेकर के जब तक लौटते हैं उस बीच के जितनी भी अवस्था है उस अवस्था को नागमती ने कैसे बिताया, उस विरह की अवस्था को नागमती ने कैसे बिताया है, वही है इस नागमती वियोग वर्णन में। नागमती वियोग वर्णन में ही पद्मावत में पहली बार 12 मासा वियोग वर्णन का बात या फिर रचना हुई थी। 12 मासा, 12 मासा मतलब 12 महीने में दुख या विरह की क्या अनुभूति है नागमती की, उसको व्यक्त किया है। हिंदी महीनों के अनुसार से यह जो 12 मासा का वर्णन किया गया है, जिसका जो प्रारंभ होता है, यह प्रश्न पूछता भी है कि नागमती वियोग वर्णन में जो उसका वियोग है वो 12 मासा के अंतर्गत किस महीने से शुरुआत होता है, तो यह आषाढ़ माह से शुरू होता है। जब आप पढ़ेंगे चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, वहाँ से ये शुरू होगा। ठीक है, ये वियोग इनका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और एक और ख़ासियत है इसकी कि इसमें प्रकृति का जो वर्णन है, नागमती वियोग वर्णन में जो प्रकृति का जो वर्णन है वो उद्दीपन रूप में है, क्योंकि नागमती को एक तो पहले से ही अपने प्रियतम के, अपने पति के जाने का वियोग पहले से ही है, और ऐसे में जो प्राकृतिक अवस्थाएँ हैं, जो प्राकृतिक हलचल है, वो उसके दुखों को, उसको वियोग को और बढ़ा देती हैं और उद्दीप्त कर देती हैं, इसलिए इसका उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया। ठीक है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया है। ठीक, तो बहुत अच्छा खासा पद है पूरा आपको, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मुझे लगता है एमए के कोई भी सिलेबस किसी भी यूनिवर्सिटी के आप रहे हों, आपने नागमती का वियोग वर्णन ज़रूर से पढ़ा होगा। तो हालांकि एमए पढ़ा होगा हो सकता है अभी आपको याद ना हो, उसका कंटेंट आपको याद ना हो, तो आप अगर आपके पास आपने पहले पढ़ा है तो उसको एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर देख ले, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पद है वो पूछ सकता है। यदि नहीं पढ़ा है बिल्कुल, तो मैं फिर कहूँगी पढ़ने की एकदम टाइम नहीं है, आपको केवल अपने पुराने सिलेबस में या फिर जो PYQ में उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है, इससे जैसी से ही और नागमती वियोग वर्णन से या पद्मावत से, तो उसको वापस से एक नोटिंग करते जाएंगे, उसको पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, हम आते हैं अगले कवि में। ठीक, अगले कवि हैं आपके सूरदास। सूरदास इनका है भ्रमर गीत सार। आपके सिलेबस में भ्रमर गीत सार जो है वो आपकी यूनिट 5 में इनके पद दिया गया है, वही रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित। ठीक है, RCS मतलब रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जो है उसका भ्रमर गीत सार आपके सिलेबस में दिया गया है। वो भी पूरा नहीं, भ्रमर गीत सार का 21 से लेकर के 70 पद, इतने पद जो हैं वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। भ्रमर गीत सार क्या है? सूरदास आप परिचित होंगे। सूरदास आपके सगुण भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। ठीक, इनकी रचना है सूर सागर, उसका एक अंश है भ्रमर गीत सार, जिसको कहा जाता है कि ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध, ठीक है, से लिए गए हैं, उसके 47वें अध्याय से लिया गया है। ठीक, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय से यह भ्रमर गीत सार प्रेरित होकर के लिया गया है। ठीक है, अब माना जाए कि भ्रमर गीत सार में बहुत
इसका जो कंटेंट है वो क्या है, इस पे बात करूं तो उद्धव जो को श्री कृष्ण जो है वो जा चुके हैं गोपियों को छोड़ करके अपने राजपाट संभालने, और श्री कृष्ण ने वहाँ से उद्धव को, जो कि योग के बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ज्ञानी जन हैं, उनको वो उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास, गोपियों को समझाने के लिए कि वह अब श्री कृष्ण की चिंता ना करें या श्री कृष्ण के प्रेम में ना रहे, अब वो उस परम सत्ता के प्रेम में रहें। प्रसंग थोड़ा लंबा है, मैं बहुत शॉर्ट में करके बता रही हूँ। उद्धव जो है वो गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका एक संवाद होता है। ठीक, तो गोपियाँ जो कि पहले से श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनके दूर जाने से बहुत आहत है, उद्धव को पहले पा करके तो वह बहुत प्रसन्न होती है, उनको लगता है कि वह श्री कृष्ण का संदेशा सुनाएंगे, लेकिन जब वह उद्धव की बातें सुनती हैं तो कहीं ना कहीं भीतर क्षुब्ध हैं, लेकिन वह अब उद्धव को सीधे सीधे तो कुछ बोल नहीं सकती। तो बागीचे में एक भौरा है जिसको वह इंगित करके, उसी भौरे को इंगित करके वह जो भी बात उद्धव को या श्री कृष्ण तक मैसेज पहुंचाना रहता है, उसी भौरे को इंगित करके पहुंचा रही हैं, जिसलिए इसका नाम भ्रमर गीत रखा गया। भ्रमर मतलब भौरा, और यही जो पूरा वार्तालाप है, उनका संवाद है, वो इस भ्रमर गीत सार में है। ठीक, तो इसमें कुछ उद्धव की ज्ञान भरी बातें भी हैं, कुछ गोपियों की बातें हैं, कुछ उलाहना है, उपलम्भ है, उपलम्भ शैली में भी बात कहेंगी ये। ठीक है, ठीक है, उपलम्भ देते हुए बात करेंगी, जिसको और साथ में कभी कभी उनका प्रेम भी है, उनके कष्ट की है, वो सब बातें वो उद्धव से कहती हैं और समझाती हैं। तो एक दूसरे कहीं ना कहीं एक वैचारिक खंडन और मंडन की भी जो संवाद है वो चलता रहता है, जो आपको भ्रमर गीत सार में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके इसमें दिया हुआ है। इसमें अगर विषय वस्तु की बात करूँ तो इसमें विरह की भी बात है, वियोग भी है, ज्ञान की भी बात है, योग की भी बात है, प्रेम भी है जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति है। यह आपको इस पदों में 21 से लेकर 70 तक के पदों में मिलता है। ठीक है, इतना प्रभावित है रामचंद्र शुक्ल इससे कि उन्होंने भ्रमर गीत सार को ध्वनि काव्य भी कहा है। ठीक है, ध्वनि काव्य कौन कहते हैं? यही रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले पे, जो है तुलसीदास। तुलसीदास का आपके सिलेबस में है रामचरितमानस, का मानस का उत्तर कांड है, 7वां और अंतिम कांड उत्तर कांड है। ठीक है, तो तुलसीदास सगुण शाखा के, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने रचना करी है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड है। इसी 7 कांड में सबसे अंतिम कांड जो है वो है उत्तर कांड, जो आपके सिलेबस यूजीसी नेट के यूनिट 5 के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? भाषा अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, और तुलसीदास की जो अवधि है वो एकदम गवई अवधि है। हमने अभी जायसी को देखा, जायसी एकदम परिनिष्ठित अवधि का प्रयोग करते हैं, वहीं तुलसीदास ने एकदम गवई अवधि का प्रयोग किया है। ठीक है, उत्तरकांड की बात करें तो कभी कभी ऐसा जो आता है कि उत्तरकांड अगर वाल्मीकि के रामायण में जो देखें तो वहाँ पे मूलतः उत्तरकांड पहले से दिया हुआ नहीं था, वह प्रक्षिप्त है, बाद में भी जोड़ा गया है कि पहले से इसके बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन मानस के उत्तरकांड को अगर हम देखें तो यह पूर्णतः तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इसके कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक प्रकार से आप पूरा शुरू से लेकर के पूरा एक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन पूरी रामायण का आप इसमें देख सकते हो। राम के अयोध्या आने के बाद, राजा बनने के बाद अयोध्या की क्या स्थिति है, राम राज्य का जो वर्णन है वो आप इसी उत्तरकांड में देखते हैं। ठीक है, पूरा राज्य जो है वो कैसे संपन्न होकर के किस प्रकार से रह रहा है वो उत्तरकांड में देखते हैं। उत्तरकांड में कुछ संवादों के माध्यम से ये पूरी कहानी चलती रहती है, जिसमें काक, भुसुंडी और गरुड़ संवाद महत्वपूर्ण है। काक, भुसुंडी आप मतलब कौवा जो है वो, और गरुड़, पक्षीराज गरुड़ का जो संवाद है वह इसमें ज़्यादा चलता है। साथ में शिव और पार्वती का संवाद भी बीच बीच में आता रहेगा।
शिव और पार्वती का संवाद, और इसके अलावा तुलसीदास और हम संत समाज का संवाद तो चल ही रहा है। ये 4 इसके अलावा ऋषि याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो भी है। जो कुल रामचरितमानस में 4 संवादों पर यह आधारित है। ठीक है, उत्तरकांड की हम बात करें तो उत्तरकांड में जो है वो पूरे 126 दोहे हैं। ठीक है, 126 दोहे और 126 या 125 चौपाई भी हैं इसमें। ठीक है, जिसमें बांटा गया है। ठीक है, 126 दोहे और 124 चौपाई है। ठीक, अब हम आते हैं बिहारी पे। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, बिहारी यूँ तो रीति सिद्ध कवि हैं, लेकिन अगर संपूर्ण रीतिकाल की बात किया जाए तो उसमें बिहारी उसमें सबसे प्रतिनिधि, इनका नाम जो है वो सबसे पहले लिया जाता है। इनके ऊपर जो टीका लिखी है, जो रचना की है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, इनने ने जो टीका लिखी है बिहारी सतसई पे, बिहारी सतसई के ऊपर जिन्होंने टीका लिखी है उसके पद जो है आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, जिसके 1 से लेकर के 50 तक के पद आपके सिलेबस में है। ठीक, इनकी संरचना है बिहारी सतसई, जिसमें लगभग आप 713 719 दोनों संख्या मिलती है। 713 या 719 मिलती है, जिसकी टीका लिखी थी जगन्नाथ दास रत्नाकर में, और अपने टीका में इन्होंने इनके पदों की संख्या 713 मानी है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के पदों की संख्या 713 मानी है। भाषा की बात करूं तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कहीं कहीं खड़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ब्रज भाषा वो अधिक है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। विषय वस्तु इसकी जो है प्रेम, श्रृंगार और नीति की बातें बहुत ज़्यादा इनके इस पद की संख्या में 1 से लेकर 50 तक के पद की बात करेंगे तो इसमें ये पद ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, बिहारी रत्नाकर नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसकी रचना करी थी 1921 में। 1921 में बिहारी रत्नाकर नाम से इन्होंने इसकी टीका भी लिखी थी। ठीक है, अब आते हैं आपके घनानंद। घनानंद भी रीतिकाल के ही रीति मुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद कवित्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा जो संपादित है घनानंद ग्रंथावली, उसके पद आपको इसमें से पढ़ने हैं, जिसमें 1 से लेकर 30 तक लगभग पद हैं। विश्वनाथ प्रसाद जो संपादित है उसकी जो घनानंद ग्रंथावली, उसके 1 से लेकर 30 तक पढ़ने हैं। घनानंद रीति मुक्त कवि के प्रतिनिधि कवि भी हैं। इनकी भाषा वही ब्रज भाषा है। ठीक है, ज्यादातर ये कवित्त और सवैया सोरठा इसका प्रयोग ज़्यादा अपने रचनाओं में करे हैं, जिसमें से आपको कवित्त जो है वो ज़्यादा पढ़ना है। कवित्त, सोरठा, सवैया, ये सब जो है वो इनकी रचनाओं में बहुत मिलते हैं। ठीक है, घनानंद निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है। निम्बार्क संप्रदाय, इनकी भी कहानी है। कहा जाता है कि कुछ कारणवश जो इनकी प्रेमिका थी सुजान,
जब इनको अपने राज्य से निकाला मिला, घनानंद को अपने राजा से मतभेद की वजह से जब राज्य से निकाला मिला तो इन्होंने सुजान को अपने साथ चलने का कहा, लेकिन सुजान जो है वो इनके साथ नहीं जाती हैं, जिस वजह से ये बहुत टूट जाते हैं और ये प्रेम में बहुत विफल अपने आप को महसूस करते हैं। और ये निकल करके जब बाहर अपने राज्य से आते हैं तो मिलते हैं निम्बार्क संप्रदाय के लोगों से, और उसके बाद इनको ईश्वर की भक्ति ज़्यादा करनी ज़्यादा उससे अच्छी लगती है और वह निम्बार्क संप्रदाय में ही दीक्षित हो जाते हैं। और अब ये जो भी रचना करते हैं वह उसी ईश्वर, उसी श्री कृष्ण को आराध्य मानकर करते हैं। तो इनकी जो प्रेमिका का नाम है सुजान, इनकी रचनाओं में भी कहीं कहीं ये सुजान शब्द आपको सुनने को मिलेगा। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये वही सुजान है जो इनकी प्रेमिका है, जबकि और भी विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये वह सुजान नहीं है, प्रेमिका है। यह सुजान नाम से श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या जब इसकी की जाती है तो दोनों आधारों पर करके देखी जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का मत है, चूँकि बाद में यह निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो चुके थे और इनका जो प्रेम है वह लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम में बदल गया था, और इन्होंने अपने केंद्र को, अपने कविता के आराध्य का केंद्र जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही मान करके इन्होंने ज़्यादातर रचना की है। इनकी रचना संग्रह की बात करें तो सुजान सार, इश्क लता और विरह लीला, वियोग वेली, कृपा कंद जो रचना इनकी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इनके पद जो हैं वो श्रृंगारिक, विरह और भक्ति के पद घनानंद ने ज़्यादातर किए हैं। अब अगले आते हैं हम मीराबाई पे। मीराबाई भक्ति काल की ही रचनाकार हैं, भक्ति काल की श्री कृष्ण की उपासक हैं और संप्रदाय निरपेक्ष है। ये किसी भी संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण की उपासिका रही हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो रचना का संग्रह निकाला है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने मीराबाई का जो संग्रह निकाला है, उसके पद, उसके दोहे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक, पूरे नहीं, शुरू से लेकर के 20 संख्या में कह सकते हैं, स्टार्ट से लेकर के 20 तक के पद जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वही उसी के आधार पे ही आपको पढ़ना है। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ज़्यादा है। मीरा के गुरु रैदास हैं, जिनका प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी आपको दिखाई पड़ता है। मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण को ही आराध्य मान करके लिखी गई हैं। तो वो रचना के विषय वस्तु है वो कभी भक्ति भी होता है, प्रेम भी है, वियोग भी है। ठीक है, श्री कृष्ण को ये अपने प्रियतम के आधार मान करके रचना करती हैं। तो कभी कभार अपने प्रियतम से बहुत प्रेम भी उमड़ता है, उनसे भक्ति भी होती है, तो कभी शिकायत भी होती है, मनुहार भी होता है। यह पूरा जो रचना क्रम है वो आपको मीराबाई के अंदर धीरे धीरे दिखाई पड़ता है। साथ में मीराबाई के अंदर आपको एक स्त्रीवादी व्यक्तित्व जो कह सकते हैं, स्त्री विमर्श जो बाद में आगे चल के जो स्त्री विमर्श भारत में पाश्चात्य से आया, उसका शुरुआत भी कहीं ना कहीं मीराबाई के पदों में मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पद इनके ऐसे भी हैं जिसमें इनकी स्त्री विमर्श का एक अलग रूप देखने को भी मिलता है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं वो मीराबाई के जो व्यक्तित्व को उस समय भक्ति काल के पूरे समय में अलग बनाए रखती है। इसी वजह से थी कि मीराबाई किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़ी हैं। ठीक, मीराबाई के ऊपर हमने एक अलग से भी एक वीडियो बनाया था, चर्चा की थी, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगले नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल HN हिंदी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का UGC नेट यूनिट 5। यूनिट 5 है हिंदी काव्य का टेक्स्ट, जो आपके सिलेबस में दिया है वो है हरिऔध। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिऔध। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास को कहा जाता है ये हिंदी की पहली प्रथम खड़ी बोली की जो है वो प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? हिंदी का क्या कह सकते हैं? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 1914 में आता है। कुल 17 सर्ग हैं इसके, ठीक है, 17 सर्ग हैं, खड़ी बोली में लिखा गया है। इसमें उन्होंने राधा और गोपिकाओं का वर्णन किया है। ठीक, स्टार्टिंग की हम बात करें तो शुरू से लेकर के 8वें तक 17 सर्ग हैं, तो पहले से लेके 8वें सर्ग तक श्री कृष्ण के बाल लीला और उनका गोपियों को छोड़ करके जाने से है। तो 8वें 9वें से लेकर के 17 तक का जो पद है, 9 से लेके 17 का जो पद है वह गोपियों का और उद्धव के आपस के संवाद की बात है। ठीक है, गोपी और उद्धव संवाद, जो कि प्रेरित है आपकी उसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47 अध्याय भ्रमर गीत सार से प्रेरित था, उसी से ही प्रेरित होकर के इसका 9 से लेकर 17 अध्याय भी इसमें आप देख सकते हैं। चरित्र की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण, राधा, गोपिका और उद्धव जो हैं वो प्रमुख चरित्र इसमें आपके प्रिय प्रवास में दिखते हैं। प्रिय प्रवास अपने आप में जिस समय रचना कर थे द्विवेदी युग के रचनाकार हैं चूँकि, तो जितनी भी स्त्रियां थीं जो वंचित हो गई थी लेखन से, उनके जिस रूप को वंचित कर दिया गया था लेखन में, शायद जो इतिहास में अभी तक नहीं लिखी जाए थी, उसको अलग रूप में आपके सामने गोपियों के संवाद को आपके सामने थोड़ा सा और चिंतनशील और तर्कशील जो गोपियां हैं उनको आपके सामने रखने का प्रयास हरिऔध जी ने अपनी रचना में, प्रिय प्रवास अपनी रचना में उन्होंने किया था। ठीक है, अगले जो आते हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की 2 रचना आपके सिलेबस में दी हुई है, पहली भारत भारती और दूसरा साकेत। भारत भारती जो कि राष्ट्रवादी रचना है, एक रचना है, दूसरी रचना है इनकी साकेत। और साकेत का 9वां सर्ग आपके सिलेबस में केवल 9वां सर्ग ही दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत भारती की बात करें पहले तो भारत भारती 3 भागों में इसको विभाजित करके लिखा हुआ है। 1912 में यह रचना आई थी गुप्त जी की। 3 भाग में इसको विभाजित करके वह लिखते हैं, जिसमें पहले भूतकाल के बारे में, फिर वर्तमान, फिर भविष्य के बारे में लिखा है। बहुत ही अच्छे और कलात्मक तरीके से खड़ी बोली में इन्होंने रचना करी है। यह भारत की अवस्था में सोए हुए भारत को जगाने के लिए गुप्त जी ने बहुत अच्छे से, बहुत कलाकारी से उन्होंने उस समय की भारत को, हम बात करिए तो 1912 के जो भारत को, जो जिसने कहीं न कहीं गुलामी स्वीकार ली थी, उस भारत को वह एहसास दिलाते हैं कि हमारा जो भारत जो पहले था, हमारे जो पूर्वज थे वो कितने साहसी थे और किस तरीके से उन्होंने भारत को पूरे विश्व में अव्वल या फिर जगत गुरु पे ला करके या सबसे बड़ा बना करके वो उन्होंने हमारे सामने दिया था, जो हमें उन्होंने दिया था। और हमने अपने किसी भी तरीके से, हमने अपने स्वार्थ के बस, हमने अपने गुलामी में जकड़ जाने के बस, यथा भाग्य को स्वीकार लेने के चलते अब अपने भारत को कैसा बना दिया है और हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे। तो इन्होंने भूतकाल में जो है बहुत भारत के जितने भी पूर्वज हैं, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, साहित्य, कला और चिकित्सा, हर क्षेत्र में जो भारत के पूर्वजों ने जो झंडा गाड़ा था पूरे विश्व में, उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और बताते हैं और भारतीय के लोगों को, उनके पूर्वजों को का एहसास दिलाते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज अगर ऐसे हैं तो तुम में भी कुछ क्षमता बची हुई है।
वहीं वर्तमान में वो बताते हैं कि अब तुम्हारी क्या स्थिति है। तो थोड़ा प्रेम से, थोड़ा सा डांट से, फटकार के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुप्त जी ने उस जनता से संवाद करने का प्रयास किया गया है। और भविष्य में वह बताते हैं कि किस प्रकार का भारत का निर्माण हम और आप मिलकर के करेंगे, यह हमारे ऊपर है। एक पंक्ति जिसकी बहुत फेमस है कि हम क्या हो गए, क्या होंगे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये जो एक की वर्ड है ना, ये दोहा है, ये भारत भारती का कह सकते हैं की वर्ड है। इसमें उन्होंने इस एक दोहे में, इस एक पंक्ति में पूरे की पूरे भारत भारती का जो कहते हैं वो डिकोड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिया है। इसीलिए इसी सब इन्हीं रचनाओं के आधार पर इन्हें राष्ट्रीयता की भी उपाधि थी, राष्ट्रीय कवि की भी उपाधि गुप्त जी को दी गई थी। अब हम बात करते हैं, यदि साकेत को देखें तो साकेत का नवम सर्ग आपके सिलेबस में दिया है। टोटल 12 सर्ग हैं। ठीक है, साकेत में कितने हैं? 12 सर्ग हैं। खड़ी बोली में ये रचना की गई है। ठीक, नवम सर्ग जो है वह उर्मिला के बारे में। नवम सर्ग का कंटेंट क्या है? उर्मिला के वियोग या उर्मिला की स्थिति के बारे में लेखक ने परिचय कराया है। यह सर्ग कह सकते हैं या साकेत लिखने के लिए गुप्त जी को प्रेरणा मिली थी द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी का एक लेख आया था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। द्विवेदी जी का महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनको मैं MPD नाम से कह रही हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी आप याद रखें। इनका था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उर्मिला विषयक उदासीनता, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पूरे के पूरे रामायण में उर्मिला जैसे पात्र को, जिसने इतना त्याग किया, जो दूर रही अपने पति से पूरे 14 वर्ष तक और अपने कर्तव्यों का पालन करती रही, इस पात्र को पूरे रामायण में कहीं पहले दिखाया ही नहीं गया या फिर उतना महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। तो जो उपेक्षित नारियां इतिहास में रह गई थी, जिन पे बात नहीं हुई थी, द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहीं ना कहीं ऐसा चाहा कि इन उपेक्षित नारियों पे बातचीत की जाए। इसी का परिणाम है कि प्रवास में गोपियों की भी बात कही जाती है। तो साकेत में उन्होंने उर्मिला की भी बात की। 8वां सर्ग ही साकेत का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें में वह कैकेयी के उत्ताप की बात करते हैं। तो इस तरह की जो प्रेरणा है वो इनको यहाँ से मिलती है। ठीक है, अगले जो आपके रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद के 4 जो स्तंभ है उसका पहला और मजबूत स्तंभ है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद केवल काव्य में नहीं, इनफैक्ट नाटक में और उपन्यास में भी अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराते हैं। आपके सिलेबस में इनकी 2 रचनाएं दी हुई हैं, आंसू और कामायनी। आंसू की बात करें तो आंसू बहुत ही भावानुकूल रचना है। 1925 में ये रचना आई थी। इसमें प्रसाद के कुछ अंतरंग और भाव भरे जो हैं वो स्थिति आपको देखने को मिलती है। इसको आंसू काव्य या स्मृति काव्य भी कहा जाता है। ये स्मृति काव्य नाम से भी फेमस है। ठीक है, इसमें प्रसाद के जीवन की अनुभूति की रचना है, उसकी झलक जो आपको इसमें दिखाई पड़ सकती है। जीवनानुभूति जो है वो आपको प्रसाद में इसमें दिखाई जाती है। इसको हिंदी का मेघदूत नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं इसको।
आंसू जो है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये अलग दृष्टि से प्रसाद के जैसे व्यक्तित्व के हिसाब से अगर कहें तो बहुत अलग भावानुकूल मार्मिक रचना है, एक दुखांत रचना भी है जो फेमस है इसलिए अधिक, ये एक दुखांत रचना है। ठीक है, प्रसाद। वहीं अगर हम कामायनी की बात करें तो कामायनी प्रसाद का हिंदी साहित्य को बहुत दिया गया बहुत बड़ा उपहार है। पूरा 15 सर्ग हैं इसमें, हिंदी का बहुत बड़ा कह सकते हैं या पहला महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य 15 सर्ग है, जिसमें आपके सिलेबस में इसमें से केवल 3 दिया हुआ है, 3 जो आपको पढ़ना है सर्ग 15 में से। पहला है श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, यह 3 सर्ग पढ़ना है। खड़ी बोली में ये रचना की गई थी। ये रचना ऐतिहासिक, साहित्यिक और भौगोलिक आधार पर भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट अगर मैं बात कहूँ तो पूरे हर सर्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पात्र के जो की बात करूँ तो श्रद्धा, मनु और ईड़ा, इन तीनों के बीच में ये कामायनी जो है वो घूमती रहेगी, जिसमें श्रद्धा जो है वह हृदय का प्रतीक है, मनु मनुष्य का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, अब मनु जो कि शुरू में श्रद्धा से प्रेम करता है और मतलब हृदय की तरफ जाता है, वह आगे चल कर के वह बुद्धि मतलब ईड़ा के साथ भी कि हो जाता है, लेकिन फाइनली उसका जो मन है, जो मनुष्य का जो मन है वो हृदय के मूल को समझता है और उसके आधार पर आता है। प्रसाद इसके माध्यम से आनंदवाद की स्थापना करते हैं अपनी रचना में, आनंदवाद या समरसता कह सकते हैं। ठीक है, तो आनंदवाद या समरसता, चूंकि प्रसाद स्वयं भी शैव दर्शन से प्रभावित थे। आपके छायावाद में जो चारों स्तंभ है वो किसी न किसी दर्शन से प्रभावित थे, और इसमें आपके कामायनी में इसका झलक कहीं न कहीं मिलता है। जब ये आनंदवाद या समरसता की बात करते हैं तो इनके दर्शन की झलक भी आपको मिल गई। कामायनी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसके केवल श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन इसके 15 सर्ग जो हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। तो घुमा फिरा करके कहीं से प्रश्न पूछा गया है पहले भी, इसकी प्रतीकात्मकता पे, इसके भौगोलिकता पे प्रश्न पूछा गया है, कभी कोई पंक्ति उठा करके प्रश्न पूछ लिया है। तो कामायनी अगर आपके पास समय है या आप पढ़ चुके हैं, चूँकि ये भी हमारे सिलेबस PG सिलेबस का है, पढ़ चुके हैं, तो इसके अभी आपके पास समय इतना है कि आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगले जो कवि हैं वो हैं आपके इसी छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, जिन्हें हम निराला उपनाम से जानते हैं। इनकी कुछ जो रचनाएं आपके सिलेबस में दी हुई है वो है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, और अंतिम इनकी इम्पोर्टेंट रचना है कुकुरमुत्ता और बांधो न ठाव। कुकुरमुत्ता और बांधो न नाव इस ठाव, बंधु नाव इस ठाव बंधु। ये सभी कविता कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके अलग अलग संग्रह में यह प्रकाशित है, जिसमें
आपकी जूही की कली, परिमल, इनके शुरुआती जो काव्य संग्रह में उसमें है। जागो फिर एक बार, ये भी परिमल में है, जो कि सन 1930 में आता है परिमल। सरोज स्मृति अनामिका में है। अनामिका इनका काव्य परिमल के बाद आता है 1938। राम की शक्ति पूजा जो है वो भी अनामिका में है। कुकुरमुत्ता की बात करें तो ये कुकुरमुत्ता नाम से ही इनका जो संग्रह था उसमें थी, ठीक है, इसी नाम से एक संग्रह है इसकी। बांधो ननाव इस ठाव बंधु जी, इनकी बात ये कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है अर्चना, जिसका प्रकाशन लगभग 1950 के समय में होता है, इस समय आती है। ये सभी कविताएं इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें जूही की कली की बात करें, जूही की कली के पे जो ऐतिहासिकता है वो ये भी है कि निराला सबसे पहले इस कविता को संपादित करवाने के लिए आपके सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी के पास गए थे। द्विवेदी जी ने इसी कविता को उन्होंने वापस लौटा दिया था। उन्होंने कहा था ये कविता जो है वो इसमें कहीं ना कहीं प्रेम का जो व्यक्ति है, इसमें जो प्रेम का जो स्वच्छंद व्यक्त करना है उसको द्विवेदी जी ने कहीं ना कहीं नहीं पसंद किया। उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी सी और व्यवस्थित करके लाइए। लेकिन निराला तो निराला है, वह इस कविता को वहाँ वापस ले ही नहीं जाते हैं और इस कविता को उन्होंने वापस से प्रकाशित कराया और उन्होंने इनकी ये रचना इनकी परिमल संग्रह में आती है। इस कविता में प्रेम का जो है वो स्वच्छंद वर्णन दिखाया गया है। जूही की कली और वायु जो समीर है उसको आधार मान करके मुक्त छंद की रचना है। यह मुक्त छंद की रचना है। इसके बाद में हम कहें कि जागो फिर एक बार, ये पूरी राष्ट्रीय भावना की कविता है इनकी। छोटी कविता है, बहुत बड़ी नहीं है। इसी प्रकार जूही की कली भी जो कविता है वो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। सरोज स्मृति इनकी इम्पॉर्टेंट कविता है, ठीक है। ये 1935 में आई थी और यह कविता निराला के स्वयं के जीवन से, स्वयं के हृदय से बहुत जुड़ी हुई है। इसको चूँकि सरोज इन्होंने अपनी पुत्री के विषय में लिखा था कि किस प्रकार से इनकी पुत्री बहुत कम आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, जो दुख जो है निराला को जीवन भर सालता रहा कि शायद इन्होंने अपनी पुत्री के लिए उतना नहीं किया जितना एक बाप अपनी पुत्री के लिए कर सकता है। इस कविता में वो अपनी पुत्री के लिए खुलेआम अपना दुख प्रकट करते हैं। यह एक प्रकार से इसको शोक गीत भी कहा जाता है। थोड़ी लंबी कविता है, महत्वपूर्ण है। आप इसको और कविता बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर तरीके से निराला ने कविता लिखी है। इस कविता को यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से आपको ये कविता समझ में आएगी और बहुत अच्छी कविता है। इन्होंने अपनी पुत्री सरोज को लेकर के यह कविता लिखी हुई है, ठीक है। अगली जो कविता है वह है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा इसी अनामिका में प्रकाशित है। 1936 में यह कविता आती है। राम की शक्ति पूजा में इन्होंने राम की जब यह पार करते हैं, समुद्र पार करने वाले थे, उसके जब पहले वह प्रसन्न करने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं। लड़ाई से पहले इन्होंने वो युद्ध जीतने के लिए इन्होंने शक्ति की आराधना करी और कैसे उसको करते हुए आराधना से पहले कुछ प्रसंग आते हैं, बीच बीच में आपस में वार्तालाप होगा। यह सीता को भी याद करते हैं और सीता को याद करके वह रोते भी हैं, वो विलाप भी करते हैं। वो कहीं ना कहीं अगर आप उस देखोगे तो वह निराला के व्यक्तित्व से इतना जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, यह दोनों रचनाएं जो हैं वो निराला के निजी व्यक्तित्व से बहुत जुड़ी हुई हैं। ये प्रश्न भी कभी कभार घुमा करके पूछता है, ठीक है। तो ये आपको राम की शक्ति पूजा में भी दिखाई देगा, जहाँ निराला का आत्मभाव भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जब वह शक्ति की उपासना करते हैं राम, तो वह उनको कमल चढ़ाते हैं और जब वो कमल चढ़ाते रहते हैं तो लास्ट में एक जो कमल है वो शक्ति चुपके से छुपा लेती है राम की परीक्षा करने के लिए। तो राम को कहीं ना कहीं याद आता है कि वो उनके जो कमल हैं उनको भी, जो उनके नेत्र हैं उनको भी कमल के समान कहा जाता है और राम अपने नेत्र को आराधना के लिए, शक्ति के लिए चढ़ाने के लिए निकालने लगते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। इतनी में शक्ति अवतरित होती हैं सामने राम के और उनको वह वरदान देती हैं
विजय होने का वरदान होती है। तो यह जो राम और रावण की युद्ध का जो संशय है और भीतर का जो कोलाहल है राम का, वह राम की शक्ति की पूजा में आपको बहुत स्पष्टता, बहुत अच्छे एकदम साधारण से भाषा में निराला के द्वारा दिखाई पड़ता है। अच्छी कविता है, लंबी कविता है, ये भी इसको आप पढ़ सकते हैं। कुकुरमुत्ता की बात करूँ तो कुकुरमुत्ता अपने आप में प्रगतिवादी रचना है। इसी कुकुरमुत्ता नाम से कविता संग्रह है, उसी में यह रचना प्रकाशित की गई थी। लगभग 1941 के समय में यह रचना प्रकाशित की गई है। ठीक है, प्रगतिवादी रचना है। इसमें इन्होंने कुकुरमुत्ता का जो पौधा होता है उसकी उपयोगिता के बारे में बताया है कि वह पौधा कहीं भी कितनी आसानी से कहीं भी उग भी जाता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं उन तमाम सोफिस्टिकेटेड चीज़ों से ज़्यादा यूज़फुल है। तो यह जो कुकुरमुत्ता है वह इसमें सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है। कुकुरमुत्ता की महत्ता बताते हुए इसमें उन्होंने लिखा है किसी प्रकार से जो एक क्लैश चल रहा था। प्रगतिवादी रचना है, चूँकि ये 1941 के लगभग आती है, तो निराला छायावाद से जब प्रगतिवाद में निकल के आते हैं उसी दौर की ये रचना है। जो वर्ग जो इसमें क्लैश चल रहा था ना, सर्वहारा वर्ग और पूंजीवादी वर्ग का, तो उसको इस कविता में बहुत अच्छे से दर्शाया है कि वह जो सर्वहारा वर्ग है उस पूंजीवादी वर्ग से किस प्रकार से बेहतर है। वो मेहनतकश वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वही कुकुरमुत्ता इस कविता में करता है। ठीक है, अगले आते हैं बांधो न ठाव नाव इस ठाव बंधु। निराला की रचना जो है अर्चना काव्य संग्रह, उसमें दिया हुआ है। निराला अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से गुजरते हुए प्रगतिवाद में पहुंचते हैं, लेकिन उनके भीतर का जो संवेदना है, स्त्री के प्रति जो संवेदना है वह कभी समाप्त नहीं होगी। इनफैक्ट अगर हम निराला को अच्छे से पढ़ें ना तो उनकी हर दूसरी तीसरी रचना है वो पूर्णतः स्त्री संवेदना के साथ ही दिखाई देगी। बांधो नाव इस ठाव बंधु बेबी आप पितृसत्ता के अगेंस्ट एक आवाज़, एक आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी जो इस कविता में पितृसत्तात्मक समाज, उसकी स्थिति और स्त्री का जो संघर्ष है, जो कहाँ बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध की अवस्था तक भी नहीं पहुँचा, विद्रोह की अवस्था तक नहीं पहुँचा, लेकिन धीरे धीरे जो कसमसाहट भरा संघर्ष है वो आपको इस कविता के जरिए देखने को मिलता है। निराला अपने जिस प्रकार से अपनी रचनाओं में क्रांतिकारी रहे हैं, उसी प्रकार से निराला स्वयं अपने जीवन में भी उतने क्रांतिकारी जीवन जिए हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगले जो कवि हैं वो हैं अगले कवि जो आपके सिलेबस में है वो हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभ के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का, प्रकृति की कोमलता का बहुत सुंदर वर्णन आपको देखने को मिलता है। ये उत्तराखंड के कसौनी में जन्मे थे, इसलिए इनके हृदय में जो प्रकृति का जो वास है वो बहुत सुंदर और प्योर है। तो इसकी झलक उनकी कविताओं में भी आपको दिखती है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आपके सिलेबस में इनकी जो रचना है उसमें पहली इम्पॉर्टेंट रचना है परिवर्तन। परिवर्तन रचना इनकी प्रकृति के को ही आधार मान करके लिखी गई है। 1924 में यह कविता आई थी, जो कि इनकी प्रथम संग्रह जो है, शुरुआती दौर का जो संग्रह है पल्लव, जो 1928 में आया था, उसमें यह कविता प्रकाशित हुई थी। पल्लव बहुत महत्वपूर्ण इनका काव्य संग्रह है। पल्लव को स्वयं पंत ने भी छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र भी माना है। ठीक है, यह कविता जो आपकी परिवर्तन कविता है, यह टोटल छोटी बड़ी मिलाकर के 32 भागों में है। ठीक है, 32 भाग में ये समग्र है। पंत ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति का और मनुष्य के सामंजस्य की बात रखी है। यूँ तो
सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार मतलब उसके कोमल हृदय के कवि थे, लेकिन इस कविता में पंत ने प्रकृति के विध्वंसक रूप का भी वर्णन किया है। ठीक है, वह कहते हैं कि प्रकृति जो परिवर्तन है वह मनुष्य के जीवन का शाश्वत सत्य है। तो इस कविता में इन्होंने विध्वंसक रूप का भी वर्णन किया है और इसी कविता में हम मानते हैं कि एक्चुअली परिवर्तन ही मनुष्य के जीवन का शाश्वत सत्य होता है। तो परिवर्तन शाश्वत सत्य है। ठीक है, इसको कुछ रचनाकार परिवर्तन को महाकाव्य, ग्रैंड महाकाव्य नाम से भी सिंबॉलिक करते हैं। हालांकि ये प्रश्न बहुत ओपनली अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन यह तथ्य इनके बारे में मिलता है। ठीक है, ग्रैंड महाकाव्य भी कहते हैं। इनकी जो अगली कविता है जो आपके सिलेबस में दी हुई है, प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि कविता इनके शुरुआती दौर की कविता है जो कि कविता संग्रह वीणा में संकलित है। प्रथम रश्मि 1919 के में यह कविता आई थी और वीणा इनके काव्य संग्रह वीणा में यह संकलित है। लगभग 1924 के समय आई थी। इस कविता में पंत जी ने प्रकृति के कोमल रूप का वर्णन किया है। बहुत सकारात्मकता के साथ वह बताते हैं कि कैसे मनुष्य और प्रकृति का सामंजस्य जो होता है वही सुंदरतम है। ठीक है, तो इस कविता में को जब आप पढ़ेंगे तो एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। प्रकृति के साथ सामंजस्य केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य तत्व भी, अन्य पशु पक्षी भी, कैसे पक्षी प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य करते हुए जीवन यापन करती है, उसका बहुत सुंदर उदाहरण है जो है यह कविता है। इसके बाद जो अगली कविता है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। यह भी इंपॉर्टेंट कविता है। इनकी अंतिम दिनों की जो रचना काव्य संग्रह थी युगांत, उसमें है ये कविता। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ठीक, यह इनकी काव्य संग्रह युगांत में ली गई है। युगांत से ही यह छायावाद का अंत भी मानते हैं। 1936 में यह युगांत प्रकाशित हुई थी और इसी में यह कविता इनके संकलन है। इस कविता में पंत ने एकदम स्पष्ट किया है कि कैसे हम पे जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत रूढ़ हो जाती है, तो उसको त्याग देना चाहिए और नई चीज़ों को, मनुष्य की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो इसमें पंत का मैसेज है को त्याग, नएपन को अपनाना। इसकी भाषा खड़ी बोली लेकिन थोड़ी सी क्लिष्ट, शब्द का जो संग्रह है वो थोड़ा सा क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ लगता है, लेकिन सुनने और पढ़ने बोलने में कविता अच्छी लगती है। यह तीनों कविता जो है पंत की आपके सिलेबस में दी हुई थी। इसमें सभी कविताएं छोड़ करके, एक परिवर्तन को छोड़ करके, जो बाकी दोनों कविताएं हैं बहुत लंबी नहीं है, छोटी छोटी कविताएं हैं, इसको आप अभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एक रीडिंग लगा लीजिए। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं छायावाद की ही बहुत मजबूत स्तंभ महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद की बहुत मजबूत स्तंभ, बौद्ध दर्शन से ये प्रेरित थी। इनकी कविताओं, इनफैक्ट इनके बाद की कविताओं में आपको बौद्ध दर्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनके आपके सिलेबस में इनकी जो कविता है वह है बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ। रागनी भी हूँ। ठीक है, ये कविता है। दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत फेमस कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली। अगली कविता है
फिर विकल है मेरे हैं प्राण मेरे। यह भी महादेवी के व्यक्तित्व की बहुत सुंदर रचना है। इसके बाद अंतिम जो कविता आपके सिलेबस में दी है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इसे नीरव जलने दो। सभी बहुत बड़ी कविता नहीं, सभी छोटी छोटी कविता हैं। एक और जो आपके यूजीसी के सिलेबस में दिया है कि वह महादेवी की कविता है, द्रुत झरो जगत की झील। पता जब सिलेबस देखेंगे तो महादेवी की कविताओं में संकलन किया गया है, उसमें लिखा गया है, लेकिन वह दरअसल पंत जी की कविता है। तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई या फिर कोई एरर है, लेकिन उसको आप पंत की कविताओं में पढ़ेंगे। महादेवी की यह 4 कविता आपकी सिलेबस में दी हुई हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले कविता है आपकी बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, ठीक है। यह कविता इनकी इस कविता संकलन नीरजा में है। नीरजा इनकी शुरुआती कविता संकलन थी, जो कि लगभग 1934 के लगभग आती है नीरजा। ठीक है, बहुत सुंदर कविता है। इस कविता में दार्शनिकता और स्त्री कैसे की जो क्या जो पूर्णता है उसके बारे में बात की गई है, खुले विचारों में बात की गई है, ठीक है। बात की गई है कि किस तरीके से स्त्री की जो पूर्णता है वो उस अद्वैत शक्ति से मिलकर के होती है। तो सांसारिकता से अलग की बात की गई है, दार्शनिक रूप में बात की गई है इसमें, ठीक है। अगली जो कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत फेमस कविता इनकी है। सांध्य गीत में यह संकलित है। सांध्य गीत कविता संकलन 1936 के लगभग ये कविता संकलन आता है, उसमें यह संकलन है। यह इसमें स्पष्ट है कि इसमें महादेवी ने अपनी तुलना जो है वह बादलों से की है। बादल किस तरीके से अपना सर्वस्व लोगों के कल्याण के लिए त्याग देता है, कैसे वो अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को मिटा करके आम लोगों की खुशहाली के लिए कार्य करता है। कहीं ना कहीं वो कहती हैं, और कविता से ये आशय लगता भी है कि एक स्त्री या महादेवी स्वयं ऐसा उनका जीवन है कि उन्होंने अपने दुखों को समेट करके अन्य लोगों के जीवन में, अन्य समाज के लिए अपने आप को पूरा समाप्त कर दिया है, अपना पूरा जीवन उनके लिए लगा दिया है। तो ये तुलना अपनी वह बदली मतलब बादलों से करती है, ठीक है। महत्वपूर्ण कविता है, लंबी नहीं है, छोटी कविता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कहीं पंक्ति आती है ये या फिर कुछ इससे आशय पूछता है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप कविता की एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। अगली जो इनकी इंपॉर्टेंट कविता है, फिर विकल है प्राण मेरे। यह कविता भी सांध्य गीत में ही संकलित है। 1935 में लगभग 1935 के लगभग ये आई थी कविता, इसमें संकलित है। इसमें स्त्री के कोमल हृदय के बारे में इन्होंने बताया है कि स्त्री का जो हृदय है या फिर एक कवित्री का जो हृदय है वो कितना कोमल होता है, कितना और वह जो इसके भीतर जो विकलता है, जो कह सकते हैं जो एक प्रकार की हलचल है, उसका वर्णन आपको उस कविता में मिलेगी। शॉर्ट कविता ये भी है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। अगली जो कविता है इनकी, मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह कविता इनकी कविता संकलन दीप शिखा में संकलित है। दीप शिखा जो कि छायावाद के पार हो गई थी, यह 1942 में लगभग ये कविता संकलन आता है, जब छायावाद की पृष्ठभूमि 1936 समाप्त हो जाती है। इस कविता में इन्होंने जीवन के विरह का वर्णन किया है कि जीवन का विरह किस तरीके से प्रभावित होता है, जीवन को पूरा प्रभावित करता है। और साथ में उन्होंने बताया है कि ये जो पूर्ति है वो उस अलौकिक सत्ता के लिए प्राप्त होती है। कुछ प्रतीक हैं, जैसे दीप हो गया, बादल हो गया, यह प्रतीक आपको महादेवी की रचनाओं में अक्सर मिलता है और ये बहुत सकारात्मकता के प्रतीक उनको देते हैं। इनकी बातों को कहने के लिए बहुत सकारात्मक प्रतीक हैं जिनका गूढ़ अर्थ है। रहस्यवादी कवित्री रही हैं और यह रहस्यवाद इनके प्रतीकों में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी महादेवी वर्मा की जितनी कविता हैं, इन सभी कविता को पे एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले या इस महीने, क्योंकि अभी समय है। और आप एक बार, ये सब छोटी कविता है, बहुत बड़ी कविता होती, लंबी कविता होती तो मैं स्वयं भी बहुत आपको इसको रीडिंग करने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन छोटी कविता है, आप कभी कभार ऐसे बैठे बैठे भी रीडिंग लगा सकते हैं। अगला जो आपके कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, राष्ट्रकवि, डिप्टी राष्ट्रकवि इनको कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को भी डिप्टी राष्ट्रकवि की ही संज्ञा दी थी। इनकी जो आपके सिलेबस में रचना है वो है उर्वशी और रश्मि रथी। यह दोनों महत्वपूर्ण कविता है। दिनकर जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और सभी कविताएं इनकी बहुत अच्छी हैं, राष्ट्रीय चेतना से एकदम ओतप्रोत हैं और ओज शैली में लिखते हैं। इनकी कविताएं जो मैक्सिमम जो कविताएं हैं वो ओज शैली में ही लिखी गई है। यह ओजता का बढ़ावा इनकी राष्ट्रीय चेतना को और बढ़ावा देता है। छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का जो संक्रमण काल का दौर है, उस काल में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो इन्होंने इसकी पृष्ठभूमि जो है वो पौराणिक कथाओं से ली है और उसमें कुछ काल्पनिकता का, कुछ और सृजनात्मकता का मिश्रण कर उसको नए तरीके से पाठकों के सामने रखते हैं। इसमें कुल 5 अंक हैं और आपके सिलेबस में तीसरा अंक दिया है। ठीक है, यह कहानी उर्वशी और पुरुरवा की है। पुरुरवा ऋषि और उर्वशी दोनों के जीवन के दाम्पत्य सुख की है। उर्वशी एक अप्सरा हैं और पुरुरवा ऋषि। उर्वशी पुरुरवा की जो तप रहता है उसको भंग करने आती है, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम होता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। जो तीसरा अंक है उन दोनों के बीच का संवाद है कि किस प्रकार से उन दाम्पत्य का जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो उतार चढ़ाव आता है उसके बीच का जो वर्णन है वो तीसरे अंक में है। और लास्ट में क्या होता है कि यह इस तीसरे अंक में कि यह दोनों जाकर के गंधमादन पर्वत पर जाकर के बस जाते हैं। तो ये 3 चीज़ों ज़रूरी है इसमें। पहला कि उर्वशी इसकी पात्र है, दूसरा पुरुरवा और तीसरा गंधमादन पर्वत। ठीक है, तीसरे अंक की कहानी जो है वो यही है। ठीक, अगला जो इनकी रचना है वो है रश्मि रथी। रश्मि रथी 7 खंडों में है। 1952 में ये रचना आई थी, 7 खंड में है। ठीक है, सभी खंड आपको पढ़ने हैं। रश्मि रथी कर्ण के बारे में है। रश्मि रथी कौन है? कर्ण ही है। रश्मि रथी का शब्द का तात्पर्य है कि वह जो प्रकाश के रथ पर सवार है। सूर्यपुत्र कर्ण जो कि स्वयं ही प्रकाश के रथ पे सवार हैं। इसमें रश्मि रथी में कर्ण के जीवन की पूरी झांकी दिखाई गई है कि किस प्रकार जब वह सूतपुत्र होते हुए भी वह अपनी विद्या में, धनुर्धर विद्या में इतने ज़्यादा तेज हैं। वह शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनके सूतपुत्र होने की वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, लेकिन उसके बावजूद वह अपने आप को सिद्ध करके दिखाते हैं और अपना जीवन जो है वो कौरवों के साथ महाभारत के युद्ध में वो लिप्त करते हैं और कौरवों के साथ महाभारत के युद्ध में वह अपना जीवन त्याग कर देते हैं। ठीक है, यह पूरा जो वर्णन है कर्ण के जीवन की छोटी छोटी झांकी है वो आपको रश्मि रथी में दिखाई पड़ती है। ठीक, तो ये दोनों रचनाएं हैं, बड़ी हैं। उर्वशी क्योंकि तीसरा अंक पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन रश्मि रथी पूरा का पूरा खंड पढ़ना है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी PYQ के क्वेश्चन दिए हैं और इम्पॉर्टेंट जो इसके वो जो टॉपिक हैं बस उतना ही आपके पढ़ें। आपके MA के सिलेबस में दिया होगा। MA के सिलेबस में पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। चूँकि वो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसको डिस्क्राइब करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, उर्वशी की रचना की बात करें तो उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर की 2 रचनाएं हैं। आपके अगले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि। इनको बाबा नागार्जुन भी कहते हैं, आधुनिक कबीर भी कहते हैं और प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी इस नाम से भी जाना जाता है। आपके सिलेबस में जो इनकी कविताएं हैं उसमें सबसे पहली है कालिदास।
जिनकी कविता संकलन सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। दूसरी इंपॉर्टेंट कविता है इनकी कविता संकलन युगधारा में है। तीसरी इनकी कविता जो संकलन है कविता है वो है मनुष्य हूँ, यह भी आपकी युगधारा में ही संकलित है, मनुष्य। चौथी इनकी इम्पोर्टेंट कविता है अकाल और उसके बाद, बहुत प्रसिद्ध कविता है, अकाल और उसके बाद। छोटी कविता, बहुत छोटी कविता, 8 लाइन की कविता, लेकिन बहुत फेमस है, ठीक है। यह जो इनकी कविता है वो भी सतरंगे पंखों वाली में ही संकलित है, सतरंगे पंखों वाली। ये सभी कविता बहुत बड़ी नहीं, छोटी ही कविता है, इनको पढ़ा जा सकता है, सिलेबस में है आपके, जिसमें कालिदास में इन्होंने कालिदास की रचनात्मकता की किस तरह वह अपनी रचनाओं में डूब जाते थे उसके बारे में वह इसमें बताते हैं। सतरंगे पंखों वाली में है यह कविता संकलन है, जिसका इस काव्य संकलन ये है 1959 के लगभग आता है। इसमें इन्होंने पौराणिक कालिदास के बारे में बताया है कि वह अपनी रचना करते समय उसमें किस तरीके से वह डूब जाते थे कि उनकी रचना पात्र और उनमें अलग करना बिल्कुल असंभव सा लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह अपने पात्र की जगह कालिदास स्वयं ही विलाप कर रहे हैं, स्वयं ही बोल रहे हैं। तो यह जो औदात्यपन है कालिदास का, वह आपको इस रचना में, नागार्जुन की इस रचना में दिखाई पड़ता है। अगला है बादल को घिरते देखा है, इनकी कविता संकलन युगधारा में है। यह कविता संकलन जो है वो 1953 के लगभग आई थी। इसमें नागार्जुन ने प्रकृति के कोमलता का वर्णन किया है कि किस प्रकार जो प्रकृति है वो उसकी सुंदरता मनुष्य के लिए, समाज के लिए कितनी वह लाभदायक होती है। चूँकि नागार्जुन जैसे कवि जो कि प्रगतिवादी कवि हैं, उस समय इनकी जो व्यक्तित्व था वो बहुत अक्खड़ जैसा था, इनका व्यक्तित्व बहुत कठोर था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके भीतर भी एक जो प्रकृति का कोमलता है, एक जो गंवाईपन है, एक सरलता है, वह भी थी, जो कि इनकी बादल को घिरते देखा है या ऐसी रचनाओं में आप इनकी इस रूप को देख सकते हैं, ठीक है। इनकी अगली कविता है मनुष्य हूँ। इस कविता में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य जो है इस भौतिकता के चकाचौंध में आ गया है और वह लौकिकता में एकदम फंस गया है, जबकि मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वह अलौकिकता की प्राप्ति है। लेकिन आज का जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य जो है, वो किस प्रकार इस लौकिकता में फंसा हुआ है, ठीक है। यह कविता जो है वह भी युगधारा में ही है, संकलन में है, छोटी कविता ही है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट कविता है अकाल और उसके बाद, बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये आपकी, सतरंगे पंखे वाले कविता संग्रह में ही है। इसमें भुखमरी की दशा का वर्णन किया गया है कि कैसे भुखमरी के बाद एक घर की क्या स्थिति होती है, और ऐसे ही में जब उसको ज़रा सा भी कुछ अन्न का दाना मिलता है या फिर कोई आशा की किरण नज़र आती है, तो कैसे वह भुखमरी की अवस्था में न केवल वह परिवार बल्कि उसके आसपास का प्राकृतिक अप्राकृतिक परिवेश भी किस तरीके से अफेक्टेड है इस भुखमरी से, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन है। 8 लाइन की इस कविता में बहुत कह सकते हैं मार्मिक सा, बहुत सजीव सा वर्णन आपको इस कविता में मिलेगी। इस कविता को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ ले, बड़ी अच्छी कविता है और छोटी कविता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले जो आपके रचनाकार हैं वो हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, प्रयोगवादी कवि, ठीक है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। प्रयोगवादी कवि है, अस्तित्ववादी कवि हैं, और इनको भी कविता का शलाका पुरुष कहते हैं, ठीक है। इनके व्यक्तित्व की बात करें तो नए प्रयोग करने में, तार सप्तक का प्रकाशन करने में यह इनकी भूमिका बहुत अग्रणी रही है, प्रयोगवाद को लाने में इनकी भूमिका बहुत अग्रणी रही है। आपके सिलेबस में जो इनकी रचना है वो है इनकी कलगी बाजरे की, जो कि कविता संकलन हरी घास पर क्षणभर पे आधारित पे संकलित है, कलगी बाजरे की।
पर क्षण भर, ये इनकी पहली कविता संकलन है। दूसरी इनकी जो कविता संकलन है वो स्वयं है हरी घास पर क्षण भर, इस नाम से भी कविता है इस संकलन में। ठीक है, अगली जो इम्पोर्टेंट कविता है इनकी, यह दीप अकेला। यह दीप अकेला, यह इनकी कविता संकलन है बावरा अहेरी। ठीक है, उसमें यह संकलित है। अगली जो इनकी इम्पोर्टेंट रचना है वो है असाध्य वीड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट रचना है असाध्य वीड़ा। इनकी कविता संकलन आंगन के पार द्वार। द्वार, इसमें यह संकलित है। अगली जो इम्पोर्टेंट कविता है कितनी नावों में कितनी बार। जो कि इसी नाम के कविता संकलन में प्रकाशित है। ठीक है, ये सभी कविता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें है आपकी कलगी बाजरे की पहली कविता। 1949 में यह कविता आई थी। इस कविता में, कलगी बाजरे की कविता में, अज्ञे ने बहुत सुंदरता और बहुत सहजता के साथ प्रकृति के साथ मनुष्य का जो तादात्म्यकरण है वह दिखाया है, और यह प्रतीकों के माध्यम से एक प्रेयसी का और उसके प्रेमी का जो है वह उसकी सादगी का वर्णन करते हैं। ठीक है, यह कविता इनकी 1949 में यह कविता संकलन आता है, उसी में यह संकलित है। और यही इनके प्रकृति का जो रूप है, प्रकृति का सुंदरता का जो रूप है वह आपको हरी घास पर क्षण भर में भी दिखाई देगी। इस कविता में इन्होंने प्रकृति की सुंदरता का, प्रकृति की कोमलता का और प्रकृति की आवश्यकता का उन्होंने बताया है कि कैसे कि मनुष्य जो है वो आधुनिकता के चकाचौंध में भले फंस गया है, लेकिन उस बनावटीपन से दूर यह कविता आपको पढ़ने में लगेगी। ठीक है, दोनों ही सुंदर कविता है। यह भी सेम इसी संकलन में प्रकाशित है 1949 में। और चूँकि जैसे आगे प्रयोगवादी कवि रहे हैं तो नए उपमान और सुंदर उपमान आपको इनकी कविताओं में देखने को मिल जाएंगे। यह दीप अकेला जो कविता है यह इनकी कविता संकलन बावरा अहेरी में है, जो कि 1954 में आई थी। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एक मनुष्य जो है, वह जो दीप है वो एक मनुष्य की भांति है, एक व्यक्ति है, और वह उसे समाज में कैसे मिल करके उसके समाज में वह चाहता है द्वीप की समाज में उसे एक स्थान मिले। तो उसके बारे में एक व्यक्ति से समष्टि से मिलने की जो प्रक्रिया है, व्यष्टि से समष्टि से मिलने की प्रक्रिया आपको इस कविता में दिखी पड़ती है। व्यक्ति से समाज का जो मिलन है वह आपको इस कविता में दिखाई पड़ता है। सुंदर कविता है। अगली जो कविता है असाध्य वीड़ा कविता आंगन के पार द्वार में संकलित है। 1961 में ये कविता आई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कविता चीनी और या जापानी दोनों ही कहा जाता है, कहीं चीनी मिलती है कहीं जापानी। तो चीनी और जापानी कथा से प्रेरित, वहाँ की एक लोक कथा है, वहाँ से प्रेरित है, जिसमें एक वृक्ष है, किरीट तरु एक वृक्ष है, जिसकी शाखाओं से जो एक वीणा का निर्माण किया गया है। लेकिन वह राजकुमार जो वीणा को बना रहा था, वह वीणा को बनते बनते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो वीणा है वह कभी बजाई नहीं गई। यह एक, जब वो कालांतर में अनेक राजा आते हैं उस राज्य में, लेकिन बाद में एक राजा आते हैं, उनको बहुत उत्सुकता होती है कि इस वीणा को कम से कम बजाया तो जाए, कब तक ये असाध्य वीणा रहेगी। तो ये अपने लोगों में ये फैला देते हैं कि कौन इस वीणा को बजाएगा वह सम्मान के पात्र है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, वीणा को बजाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई वीणा को बजा नहीं पाता है। ऐसे में एक आते हैं प्रियमवत केस कंबली, वो आते हैं और वीणा को बजाने का प्रयास करते हैं, और लास्ट में उनसे वीणा बज उठती है। क्यों? क्योंकि वह
अपने आप को, स्वयं को बिना किसी भाव के संपूर्ण वीणा को समर्पित कर देते हैं। तो मतलब जो कला का संपूर्ण समर्पण होता है अपने विद्या के प्रति, वह इसमें दिखाया गया है। और जब वीणा बजती है तो किस प्रकार से हर व्यक्ति को उसमें अपनी मनचाही धुन सुनाई देती है। तो जो पंक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, तो उसी के आधार पर यह वीणा जो जिसको जैसी इच्छा रहती है, जिसको जैसी धुन पसंद रहती है, जिसके जीवन में जिसकी आवश्यकता की धुन है, उसको वही उसके वीणा को बजने में सुनाई पड़ती है। और लास्ट में प्रेमवत उस वीणा को बजाते हैं और उसको नतमस्तक होकर के चले जाते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, लेकिन चूँकि उस समाज में समाज के लिए जो समाज था वो कैसे प्रकृति के लिए, अपने विद्या के लिए से दूर होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है अज्ञेय का इस कथा के द्वारा कि आम जनता जो पाठक वर्ग है वो अपनी प्रकृति के ही नहीं, अपने विद्या के प्रति संपूर्ण समर्पण दिखाए। अगली कविता है कितनी नावों में कितने बार। इसी नाम से यह संकलन आया है और ये कविता भी इसी नाम से है। इस कविता में चूँकि अज्ञेय जो है वो बहुत घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, बहुत जगह उन्होंने घूमा था। असाधवीड़ा में ही उन्होंने जब जापान की यात्रा की थी उसी समय इन्होंने असाधवीड़ा की कथा भी सुनी होगी। तो ऐसे उनकी प्रवृत्ति भी थी जो बहुत घुमक्कड़ थी। तमाम जगहों से घूमने फिरने के बाद लास्ट में उन्हें जो सच्चा दर्शन प्राप्त होता है वह उनको लगता है कि सब कुछ नहीं है, जो है वो सब कुछ भारत में है। अपने भारत के प्रति, अपने देश के प्रति और कर्तव्यनिष्ठ और झुकाव जो है वो इस कविता में उनका नज़र आता है। तो इस प्रकार से देखा, ये एक प्रतीकात्मक रूप है कि अलग अलग नामों में चाहे जितनी भी अलग जगहों को घूम लिया जाए, जान लिया जाए, लेकिन जो अंतिम सत्य है, जो अंतिम दर्शन है, वह अपना देश भारत ही है। तो चूँकि अज्ञेय स्वयं भी क्रांतिकारी थे, वह भारत के लिए उन्होंने अपना केवल रचनाओं में बल्कि अपने व्यक्तिगत रूप में उन्होंने भारत की लड़ाई में साथ दिया है, सहयोग दिया है। तो वह जो बात है वो उनकी कविताओं में भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके अज्ञेय की जो रचना है वह आपके सिलेबस में है। छोटी रचना है, इनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार रीडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, अगली जो है कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। देखो, अब जो इन कवियों के दिया जा रहा है मैक्सिमम उनकी रचनाएं जो हैं वो बहुत छोटी छोटी रचनाएं, बहुत बड़ी रचनाएं नहीं हैं। ठीक है, अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बहुत सहज धारा के कवि, गांधीवादी विचारक हैं। इनकी रचना जो आपके सिलेबस में दी है वो है सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश। गीत फरोश में एक कवि का क्या कर्तव्य है और कवि की क्या स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि समय परिवर्तन के संग कवि की क्या स्थिति हो रही है। 1956 में रचना आई थी, उसमें ये बताते हैं कि कवि किस तरीके से अपने गीतों को, अपनी रचनाओं को बेचने के लिए कह सकते हैं या तो मजबूर हो रहा है या तो आतुर है। उस पूरी स्थिति को आप गीत फरोश कविता में सुनेंगे। वहीं सतपुड़ा के जो जंगल है उसमें सतपुड़ा जो पूरा है पर्वत है, जो पूरी श्रृंखला है जो है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। चूँकि भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है वो होशंगाबाद में हुआ था और वो वहीं उधर ही साइड पूरा पड़े बड़े हैं। तो ये जो सतपुड़ा जो पूरा बेल्ट है उसको वह बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। बहुत कह सकते हैं ना कि जो बचपन में नॉस्टैल्जिक है उनके लिए ये सब। तो ये उनकी रचनाओं में भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। प्रकृति का सुंदर और एकदम रॉ जो कहते हैं वर्णन, वह आपको इनकी रचना में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगली जो रचना है वो है, रचनाकार है वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है गजानन माधव। ठीक है, मुक्तिबोध उनको यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, प्रगति प्रयोग के कवि हैं, प्रगतिवाद के भी बड़े हस्ताक्षर हैं और प्रयोगवाद में भी। आपके सिलेबस में जो इनकी कविता है वो है भूल गलती। ठीक है, यह पहले कविता है जो कि चांद का मुंह टेढ़ा इनके जो कविता संकलन है उसमें प्रकाशित है।
अगली इनकी इम्पॉर्टेंट कविता है ब्रह्म राक्षस, जो कि इसी कविता संकलन में प्रकाशित है। और अंतिम जो इनकी कविता, 3 कविता के सिलेबस में दी हुई है, जिसमें है अंतिम इम्पॉर्टेंट भी है यह कविता अंधेरे में, यह भी इसी कविता संकलन में प्रकाशित है। लगभग 1964 के समय यह कविता, यह संकलन आता है, ठीक है, जिसमें भूल गलती भ्रष्ट शासन के बारे में उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो सत्ता वर्ग होता है उसके ही विचार पे, उसके वैचारिक आधार पर, उसके ही कर्तव्य पे आधारित होता है, पूरा समाज डिपेंड करता है। लेकिन यदि वही भ्रष्ट है तो फिर आम जनता के पास क्या चारा रह जाएगा, इसका वर्णन जो है आपको भूल गलती में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगली कविता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस महत्वपूर्ण कविता है, इनफैक्ट ये दोनों कविता बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म राक्षस में उन्होंने जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके ज्ञान के बारे में लिखा है कि कैसे बुद्धिजीवी वर्ग जिसका ज्ञान वह अपने आप में ही समाहित करके चला जा रहा है, जबकि वह ज्ञान उसको अपने से आगे पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहिए। तो ब्रह्म राक्षस वही वर्ग है, वही बुद्धिजीवी वर्ग है, वही मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग है जिसने ज्ञान को अपने तक जो है वो सीमित कर रखा है। जबकि ब्रह्म राक्षस ऐसा कह सकते हैं व्यक्तित्व है, ऐसा चरित्र है जो ज्ञान अपना जो दूसरों को हस्तांतरित कर अपना एक उत्तराधिकार चाहता है, एक उत्तराधिकारी को वो अपना ज्ञान हस्तांतरित कर वह उस कर्तव्य से मुक्त हो जाए। तो उसी की जो खोज है आपको ब्रह्म राक्षस में दिखाई देगी, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट कविता है इनकी अंधेरे में। अंधेरे में यह कविता इससे पहले कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और आशंका के दीप अंधेरे में इस नाम से प्रकाशित हुई थी। आशंका के दीप अंधेरे में, ठीक है। इसमें इन्होंने भारत के आज़ादी की कल्पना और उसकी लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करते हैं कि किस इसमें इन्होंने गांधी जैसे विचारक का और टॉलस्टॉय तक उन्होंने पहुंचा दिया है कि कैसे आज़ादी और उसका मोह भंग जो है वो आम जनता को कितना निराश और हताश भी कर दिया है। जो उम्मीद थी आज़ादी से, कहीं ना कहीं वो सब जो आम जनता को नहीं प्राप्त हुआ है, उसकी छोटी सी जो झलक है वो आपको अंधेरे में दिखाई पड़ती है। और लास्ट में आशा की किरण गांधीवादी विचारधारा से, क्योंकि स्वयं मुक्तिबोध भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, चूँकि ये मार्क्सवाद और साम्यवाद विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको गांधीवाद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो लास्ट में इस कविता में दिखता है कि गांधी जो हैं वही एक आशा की किरण बन करके इसमें भी आएंगे। तो महत्वपूर्ण कविता है, बहुत लंबी नहीं है, चूँकि लंबी है लेकिन लंबी नहीं कि आप पढ़ ना सके। यदि आपने पढ़ ली, एक रीडिंग लगा ली है तो अच्छा ही है। अगले जो आपके रचनाकार हैं वो हैं धूमिल। नई कविता या साठोत्तरी कविता के हस्ताक्षर हैं। इनका मूल नाम है सुदामा पांडे, ठीक है, लेकिन वह धूमिल नाम से रचना करते हैं, ठीक। कविता है इनकी नक्सलबाड़ी। मोची राम पहली कविता है, दूसरी ये है, तीसरी ये है अकाल दर्शन। अकाल दर्शन। और चौथी कविता है इनकी रोटी और संसद। धूमिल आम जनता के कवि हैं, जन कवि हैं। वह अपनी बात खुले आम कहते हैं, बिना किसी डरे, बिना किसी झिझक के। वह सत्ता वर्ग से सीधे संवाद करते हैं, ठीक है। इनकी ये सभी कविता इसी बात का उदाहरण है। जो विषय वस्तु इनकी कविता का वो यही है कि इन्होंने एक तो आम वर्ग, मेहनतकश वर्ग के लिए सत्ता वर्ग से सवाल किया है
और साथ ही मेहनतकश वर्ग को जगाया है। इनके पात्र ही हैं समाज के जो मेहनतकश वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वही इनके कहानियों के, इनकी रचनाओं के पात्र हैं। मेन जो है वह मुख्य पात्र है। ठीक है, तो इनकी रचना जो पहली है नक्सलवाड़ी, जिसपे स्पष्ट है कि उन्होंने नक्सलवाद के बारे में बताया है, किस किस प्रकार से उसका जो क्या प्रारूप है, किस आम समाज में उसका क्या इम्पैक्ट है, और दरअसल में नक्सल किस चीज़ का नाम है। जो लोग अपनी आवश्यकताओं से दूर होते जा रहे हैं, नेता आधारभूत आवश्यकता जिनके पास नहीं पहुंच रही है, उनके संघर्ष क्या थे और उनके संघर्षों को किस प्रकार आम जनता तक या पाठक वर्ग तक पहुंचा दिया गया है, तो उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं कविता संग्रह संसद से सड़क तक में। यह सम्मिलित है। मोची नाम की बात करूं तो यह प्रतीक है। मोची, इस कविता में उन्होंने सड़क पे किनारे बैठे एक मोची को ही मुख्य पात्र बनाया है, और यह मोची प्रतिनिधित्व करता है भारत के उन सभी लोगों का। ठीक है, यह केवल मोची की बात नहीं है, भारत के वह सभी मेहनतकश मजदूर कृषक वर्ग का यह प्रतिनिधित्व करता है कि कैसे समाज में इनकी क्या आवश्यकता है और क्या स्थिति है, दोनों को इस कविता में इन्होंने स्पष्ट करके दिखाया है। अकाल दर्शन कविता की बात करें तो इन्होंने भूख और सत्ता का जो विवाद है, भूख क्या होती है और सत्ता वर्ग का क्या स्थान है, कि क्या एक रोटी अपने आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी उस सर्वहारा वर्ग को कैसे सत्ता वर्ग के सामने खड़े रहना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, उसका जो बात है वह धूमिल अपनी कविताओं में उठाते हैं। रोटी और संसद बहुत छोटी कविता है, 4 लाइन की कविता है, लेकिन बहुत बड़े सवाल उठाती है वो वही राजनीतिक वर्ग पे, संसद वर्ग पे। ठीक है, कल सुनना मुझे इस कविता संकलन में यह प्रकाशित है। मात्र 4 लाइन की कविता है, लेकिन 4 लाइन के होने के बावजूद भी यह उस राजनीतिक वर्ग पे और सत्ता वर्ग पे कड़े प्रहार करती है। ठीक है, ये धूमिल की मुख्य कविता जो आपके सिलेबस में दी हुई है। जो भी यूनिट 5 में टेक्स्ट आपके लगे हुए हैं उसका बहुत शॉर्ट एक इंट्रो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। ठीक है, कुछ कविताएं छोटी हैं जो अभी भी आपका पास समय है कि आप केवल मनोरंजन के लिए उन कविताओं को पढ़ सकते हैं। कुछ कविताएं लंबी कविता हैं, उनको पढ़ने का भी पूरा समय नहीं है आपके पास। आपको बस क्या करना है, उनके रिलेटेड जितने फैक्ट आपको मिल रहे हैं उनको नोट करिए, और साथ में जितने भी PYQ में उनके प्रश्न मिल रहे हैं उनको नोट करिए। ठीक है, जो कवि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और जो टेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अलावा उनके बाकी टेक्स्ट को भी देखना है। उनके बाकी टेक्स्ट जो है उनकी बस विषय वस्तु नोट कर लीजिए, और उसका जो कविता का जो समय है ना, वो आपके इस टेक्स्ट में जो कविता लगी है उस कविता के पहले है या बाद में, क्योंकि सन सबका याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें जितना टेक्स्ट आपके सिलेबस में लगा है वो उनके सन सहित उनके फैक्ट याद कर लें, और जो उसी कवि की अन्य रचना है आप उनको बस इतना याद कर लीजिएगा कि वह कविता उनके पहले है या बाद में है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। इससे आपको क्रम बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो पढ़ें, हिंदी में है, पढ़ने और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं कह सकती हूँ। उसके बावजूद भी आपको किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने में या डिकोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे मेंशन करें, मैं उससे पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एक सिलेबस लेकर के जो है एक पेज पे आपको उस कविता के रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, वो उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके पात्र कौन कौन से हैं और घटनाक्रम या फिर किस जगह पे वो घटना घटी है, ये इस तरह के फैक्ट उठाने हैं। बाकी जितने PYQ में सवाल पूछे गए हैं उसको भी उसमें मेंशन कर लेना है। ये नहीं कि PYQ में आप सॉल्व कर चुके हैं तो वहां पे आपने देख लिया है, नहीं, उस नोट्स में आप जो पर्टिकुलर एक समरी नोट्स जो बना रहे हैं उसमें भी वापस उसको मेंशन करते हुए चलें। ठीक है, तो आप टेक्स्ट को कर ले जाओगे। टेक्स्ट के अलावा भी सेम कवि से वो अलग पूछेगा प्रश्न, यह मान के चलेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने बस टेक्स्ट पढ़ लिया है तो फिर ये हो कि एग्जाम में इससे आया ही नहीं,
ठीक है, या साध्य वीड़ा से नहीं आया, गया कि किसी और रचना से आ गया, तो उसकी पूरी संभावना बनती है। इसलिए मैंने कहा कि उनकी जो अन्य रचना है, दिनकर की जो अन्य रचना है, कुरुक्षेत्र आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र की भी विषय वस्तु को आप एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट की और यूनिट 5 की तैयारी करते रहें। इससे रिलेटेड कोई भी अभी भी आपको डाउट लग रहा है या लग रहा है कि इस पर कोई और आपको शॉर्ट वीडियो की ज़रूरत है, तो वो आप मुझे मेंशन जरूर कर दें, मैं आपको उस पर शॉर्ट वीडियो उपलब्ध करा दूंगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, शुभकामनाएं।